हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज की वीडियो में नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉवरिंग, वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं। और एक अलग से वीडियो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बनाई है, जो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा ओवरव्यू है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों यही वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी बातें उस वीडियो में करी हैं। तो इससे पहले वो वीडियो भी आप देख लेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमको समझना होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जनरली एक डेफिनेशन हम पढ़ते हुए आते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड आके फ्रीज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना वाटर है। वाटर किस स्टेट में है? वाटर हमारे पास रूम टेम्परेचर पे बेटा लिक्विड स्टेट में होता है। जब हम इसको कूल करते हैं तो ये अपनी सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाता है। अब ये किस टेम्परेचर पे आता है? ये आता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का लिक्विड फेज और वाटर का सॉलिड फेज दोनों क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब यहां पे डेफिनेशन समझेंगे जो यहां काम करेगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने में काम करेगी। तो वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी सब्सटेंस का, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच, ध्यान देना, अब द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, उस सब्सटेंस का लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। ठीक है, यानी कि जो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आया, अभी वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं और ये किसी भी लिक्विड के लिए आप फिर ले लेंगे। ठीक है, सेम चीजें रहेंगी। तो वाटर हमारा यहां लिक्विड फेज में है। अब जब हमने इसको कूल किया और कूल करते करते हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए तो वाटर हमारा सॉलिड फेज में आ गया। यानी कि वाटर का लिक्विड और वाटर का सॉलिड फेज, ये आइस है जिसको हम आइस कहते हैं। वाटर का लिक्विड और वाटर का सॉलिड फेज 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है यहां बेटा? ये जो सॉलिड फेज है ना, जो आइस है, इसका भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है। सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन यहां इस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का, यानी कि जो वाटर लिक्विड फेज में, इस लिक्विड का भी वेपर प्रेशर होता है। जब हम कूल डाउन करते रहेंगे, यानी कि लिक्विड को हम क्या करेंगे? कूल करेंगे, है ना, टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो जो लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस पर्टिकुलर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, है ना। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। एक लाइन और देख लो, यहां पे लिखी हुई है, अ सॉल्यूशन, ठीक है, विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। यही बात सॉल्यूशन के लिए है। अगर हम उस लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, वैसे तो आप वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के बेसिस पे हम यहां पे बात कर रहे हैं, वहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला केस लिया हुआ है, उससे आप वॉलेटाइल वाला भी समझ लेंगे, लेकिन पहले आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला समझो। अगर हम इस लिक्विड का सॉल्यूशन बना लें, इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे सुक्रोस है, यूरिया है, वो इसके साथ ऐड करके सॉल्यूशन बना लें और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमने देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस सॉल्यूशन को कूल करना पड़ेगा। जब उस सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा? जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो लिक्विड है ना, जो सॉल्वेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में रहेगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये बातें यहां पे समझनी है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। एक बार फिर समझाऊं, फ्रीजिंग पॉइंट वैसे तो जनरली क्या होता है, हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, कूल करते हैं, जिस टेम्परेचर पे आके वो फ्रीज हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन यहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए ये डेफिनेशन भी यहां काम करती है। और होता बेसिकली यही है कि जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों सब्सटेंस के, है ना, फेज डिफरेंट है ना, स्टेट डिफरेंट है, दोनों सब्सटेंस के वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएंगे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होगा ना बेटा, वही पर्टिकुलर टेम्परेचर उस लिक्विड का, उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई। यही आप इसके साथ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो। ठीक है, ये हमने यहां पे सॉल्यूशन बना दिया, ये 0 डिग्री सेल्सियस यहां से हटा देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा हमारा, ये सॉल्यूशन बन गया। ये आगे भी समझाऊंगा मैं आपको बातें। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वाटर। ठीक है, वाटर की जगह कोई दूसरा भी लिक्विड हम ले सकते हैं, बेसिकली हम वाटर पे काम कर रहे हैं। अब आप समझो यहां पे, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब यहां जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, इसका कोई वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस वाटर क्या था हमारा सॉल्वेंट, उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ से समझना ये बात। तो जब वेपर प्रेशर यहां दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को हम उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। दो चीजें हैं यहां पे, एक आपका सॉल्वेंट है, दूसरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन यहां जो वेपर प्रेशर पहले हम सॉल्वेंट वाले केस में दिखा रहे थे, वेपर प्रेशर वो नहीं होगा। मैं आपको ग्राफ से ये बात समझाऊंगा। तो यहां ये सॉल्यूशन क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से, वाटर की अगर बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाके क्या होगा, फ्रीज होगा। ठीक है, वो वेपर जो आपका ये सॉल्यूशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाके, यानी कि माइनस में टेम्परेचर रहेगा, वहां फ्रीज होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कहां चला गया, नीचे चला गया, डिप्रेस हो गया। तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझो, आप आगे समझो, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो गया, दोनों का मिक्सचर हम क्या कह रहे हैं उसको, ट्रू सॉल्यूशन, जो हमारा बाइनरी है। बाइनरी का मतलब यही है कि दो कंपोनेंट यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होता है, दैट इज लेसर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया। ठीक है, अब कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहां पे होता क्या है, जब भी किसी सॉल्वेंट को, है ना, इसका बहुत बड़े से एग्जांपल, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी बात। जहां सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको कम करना है, तो आप उसमें कोई भी नॉन वॉलेटाइल एक सॉल्यूट ऐड कर दें। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक ऐड कर दें, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा। यही बात यहां पे लिखी हुई है। The freezing point of solvent is lowered by the addition of non-volatile solute. समझ आई बात? ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी था। ठीक है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी है। बात समझ में आ गई। अब यही बात को आप ग्राफ से समझेंगे। यहां देखो आप, ये हमारा जो ग्राफ है, ये बेटा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ये ग्राफ हमने प्लॉट करना है। हमारे पास देखो दो चीजें हैं, हमारे पास एक है सॉल्वेंट
और दूसरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके बनाया। ठीक है, अब उस जो हमारे पास सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का सॉलिड फेज, यहां बी सी जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, और यहां फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब सॉलिड फॉर्म में है वो सॉल्वेंट हमारा। ठीक है, यहां हमने देख रखा है पहले से कि भी उसका वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे क्या रहता है। ये पूरी एक लाइन हमने यहां बी से लेके और सी तक हमने एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो बीसी लाइन है, बीसी कर्व है, फिर सुनो ध्यान से, ये आपको बताता है कि जो आपका सॉलिड फेज में सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है। समझ गए आप। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार लेंगे सॉल्वेंट को कूल करेंगे, दूसरी बार लेंगे हम उस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन, जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। देखो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हुए लाते हैं। कूल करेंगे, टेम्परेचर डाउन होगा, देखो ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे कर्व बनेगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वेपर प्रेशर भी डाउन होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा। अब जब ए से हम कूल करते हुए लिक्विड सॉल्वेंट को बी तक लेके आते हैं या वहां तक लेके आते हैं, जब इसका जो वेपर प्रेशर है कूल करते करते इस फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो लिक्विड आपका सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे भी आपका लिक्विड जो है ना वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था ना, वाटर किस फेज में, वाटर आपका लिक्विड फेज में। जब इसको कूल करेंगे तो ये वाटर आपका आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये यहां इस ग्राफ में हो रहा है, हम इसको कूल करते हुए ला रहे हैं और यहां बी पे ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहां इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो गए, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। इसी पॉइंट को हमने नोट करना है। इस पॉइंट को हम जब नोट करेंगे तो यहां देखेंगे पॉइंट किस टेम्परेचर पे मिला, तो ये बेटा ये टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आवर सॉल्वेंट। बात समझ में आई, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हम लिखते हैं टीएफ नॉट से, टीएफ नॉट लिखा हुआ वहां पे, टीएफ नॉट है ना, सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हुआ बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई, इसको हटा दूं अब, ये समझ गए आप। अब आगे देखो, ठीक है, ए से कूल करते हुए लाए, बी पे आके क्या हुआ, जो सॉलिड फेज था और लिक्विड फेज था उनका दोनों का क्या हो गया, वेपर प्रेशर बराबर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हमको मिल गया, उस फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिख रहे हैं टीएफ नॉट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए। अब सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे ही सॉल्यूशन बनाएंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये ए और डी हमेशा ए से नीचे रहेगा, क्योंकि डी जो है ये बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने यहां पे दिखा रखा है। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, सिंपल हो गया। अब इसको कूल करेंगे, पहले हमने सॉल्वेंट को कूल किया है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा है, अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे, सॉल्यूशन को कूल करते हुए लाते हैं। अब ये लाइन जो बीसी कर्व था हमारा या बीसी लाइन थी, इसको हमने क्या है, ये फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, तो यहां पे पूरा क्या रहेगा, इसका वेपर प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। तो यहां जैसे हम सॉल्यूशन को फ्रीज करते हुए लाते हैं, सॉरी कूल करते हुए लाते हैं, तो ये पॉइंट ई पे आके इस कर्व को, बीसी कर्व को कट करता है। इसका मतलब ये हुआ इस टेम्परेचर पे है ना, जो ई पॉइंट जिस टेम्परेचर पे है, उस टेम्परेचर पे इस फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूशन को जब हम कूल करते हुए लाते हैं उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे।
तो ये बेटा ये टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जिसको हम लिख रहे हैं TF। अब आप ग्राफ से देख लो कि भाई किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। ये आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब यहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो यही तो हम कह रहे थे कि जो सॉल्वेंट है उसमें अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, है ना, जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप देखो अब ये डिफरेंस किससे देख रहे हैं हम, या डेल्टा TF से, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बात समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया। तो डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड बताया, कितना डिप्रेस हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ। तो ज्यादा कौन सा TF नॉट, कम कौन सा है TF। ज्यादा में से कम को अगर आप माइनस करोगे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब आप यहां पे एक बात और समझो, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम कहते हैं या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम कहते हैं कि जो डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है। ये कैसे कहते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है। अब एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा ये भी समझ लो, छोटी सी बात है। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे, आप देखो ये कर्व नीचे आएगा, ये कर्व नीचे आएगा तो ये टेम्परेचर जो है पॉइंट ये इधर आ जाएगा, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये हम कह सकते हैं, है ना, इस जो मैंने आपको बात समझाई है कि जो डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सिंपल है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने यहां पे लिख दिया। इसको अब आप ये कह दो कि भाई एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, या आप ये बात समझा दो कि जैसे जैसे हम अमाउंट ऐड करते जाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और उस तरह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। M क्या है बेटा, M है यहां पे मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स यहां पे लेते हैं KF, वहां पे लिया था KB, B फॉर बॉइलिंग, KF, F फॉर फ्रीजिंग। तो डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू M। अब M मोलैलिटी है, मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं वो अभी देखेंगे, लेकिन पहले KF देख लो। तो बेटा यहां आ गया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं KF, KF से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है हमारा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था उसका नाम था इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है उसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना है आपको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी। अब M क्या होता है, M को देखो ऐसे लिखता है WB इन 2000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। ये मोलैलिटी है। क्या है मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB बाय MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट,
ये ग्राम में होगा, जब ग्राम में होगा तो 1000 से यहां मल्टीप्लाई होगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला मोलालिटी का होता है। समझ आ गई बात? इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो वेट ओवर मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये जो m की वैल्यू है, जब हमने m को एक्सपेंड किया, ये m की वैल्यू उठा के यहां रख दो आप, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर इस फॉर्मूले को आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैच करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे डेल्टा टी एफ की जगह डेल्टा टी बी है और के एफ की जगह के बी है, बाकी चीजें सेम है, क्योंकि डेल्टा टी बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, दोनों चीजें, जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन की मोलालिटी है, सॉल्यूट कितना ऐड किया उस पर डिपेंड करते हैं। उतना ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, और जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतना ही डिप्रेस होगा। हाँ, मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, एग्जांपल सुन लो आप। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो हमारे हिली एरियाज होते हैं, या वो जगह होती हैं, वो कंट्रीज होते हैं, वो स्टेट्स होते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं ना, जो कार हो गई, ट्रक हो गई, बसेज हो गई, वहां पे उन व्हीकल्स में जो रेडिएटर रहता है उसके अंदर जो कूलेंट, जनरली हम जो इंडिया में जहां हिली एरियाज नहीं है, टेम्परेचर मतलब नॉर्मल है जहां पे, वहां पे क्या ना, कूलेंट की जगह वाटर, सिंपल वाटर हम यूज कर लेते हैं और करने में कोई परेशानी भी नहीं होती। लेकिन वाटर, सिंपल वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर यही जो कार है जिसके अंदर हमने कूलेंट सिंपल वाटर फिल किया हुआ है, यानी कि सिंपल वाटर को हम एज ए कूलेंट यूज कर रहे हैं कार के अंदर, है ना, कार पकड़ लेते हैं। अब ये कार चली जाती है आपकी हिली एरिया में, तो जब ये हिली एरिया में जाएगी, यानी कि वहां जाएगी, उन जगह पे जाएगी जहां टेम्परेचर डाउन रहता है, कम रहता है, 0 से नीचे रहता है, तो जब तक कार चल रही है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कार को बंद करके खड़ा कर देंगे तो वहां पे क्या होगा बेटा, जो कूलेंट है वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो ऐसी जगह पे जो कार्स हैं या व्हीकल्स हैं, वहां पे जो कूलेंट है उसमें वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला के रखते हैं, है ना। इथाइलिन ग्लाइकॉल को वाटर के साथ मिक्स करके एज ए कूलेंट यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, इस मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे चला जाता है, और जब टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम रहता है तो ये फ्रीज नहीं होता, नहीं तो फिर कार को स्टार्ट करने में, कार को चलाने में प्रॉब्लम होगी ना। तो ये आपका एप्लीकेशन हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला आ गया। क्योंकि देखो, हमें एप्लीकेशन से भी मतलब है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और फॉर्मूला क्या है, इन सारी चीजों से हमारा मतलब होता है। इस पे देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे एक बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर सा। ये आपका न्यूमेरिकल रहा, 2 एलिमेंट्स। देखो न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। व्हेन डिजॉल्व इन, दो सॉल्यूशन बनेंगे यहां पे। व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। जब हम 20 ग्राम, समझो आप बात को, जब 20 ग्राम बेंजीन में AB2 कितना डालते हैं, 1 ग्राम डालते हैं, तो AB2 जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है वो 2.3 केल्विन से करता है। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाय 1.3 केल्विन। ठीक है, यानी कि जब बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में हमने 1 ग्राम AB4 डाला, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो लेके आता है वो 1.3 केल्विन लेके आता है। पूछा क्या भाई आपसे, पूछा आपसे कैलकुलेट एटॉमिक मासेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एटॉमिक मास आपको बताने हैं। एक बात, अब आपको यहां पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ बेंजीन का 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है जी, शुरू करें। तो
मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास पूछा है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका एटम ए है, सपोज उसका एटॉमिक मास एक्स है, और जो आपका एटम बी है जिससे ये कंपाउंड बने हैं, इनका इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो सपोज वाई है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो जो कंपाउंड ए बी टू होगा, जो कंपाउंड ए बी टू होगा, इसका जो मोलर मास होगा वो होगा x प्लस टू वाई। ठीक है, ये मोलर मास है कंपाउंड ए बी टू का, इसको आप लिख दो एम ए बी टू। ठीक, जो कंपाउंड आपका ए बी फोर बना, उसका मोलर मास कितना होगा, x प्लस फोर वाई। मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास ऐड कर लेते हैं ना। इसको लिख दो आप एम ए बी फोर। समझ गए आप, समझो वापस। जो आपके पास दो एलिमेंट हैं, दो एटम हैं ए और बी, इनके एटॉमिक मास आपने कंसीडर कर लिए एक्स और वाई। ए और बी मिलके दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं, ए बी टू और ए बी फोर। ए बी टू का जो मोलर मास है उसको लिख रहे हैं हम एम ए बी टू, जो होगा एक्स प्लस टू वाई। और ए बी फोर जो कंपाउंड बना, उसके मोलर मास को लिख रहे हैं हम एम ए बी फोर, जो हमारा x प्लस फोर वाई हुआ, क्योंकि x और y a और b के एटॉमिक मासेज हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, बात समझ में आ गई यहां तक। अब आगे देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ये है डेल्टा टी एफ इक्वल्स डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एम बी। एम बी क्या है भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका, वन बाई वन। एक बार आपका सॉल्यूट ए बी टू है, दूसरी बार में आपका सॉल्यूट ए बी फोर है। ठीक है, चाहिए आपको एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास तो यहां है नहीं, यहां पे मोलर मास है, तो मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला मोलर मास के लिए लिख लेते हैं। तो यहां आ गया एम बी इक्वल्स डब्ल्यू बी इन 2000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ, आपका यहां आ जाएगा, एम बी इधर आ गया, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। अब ये आपके पास फॉर्मूला हो गया मोलर मास का। अब डेटा आपके पास है, ठीक है ना, डेटा आपके पास है। डब्ल्यू बी आपका 1 ग्राम है हर बार, चाहे कंपाउंड आपने ए बी टू लिया है, चाहे कंपाउंड आपने ए बी फोर लिया है। जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो आपका 20 ग्राम है हर बार। ठीक है, चाहे आप ए बी टू डिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे अब आप ए बी फोर डिजॉल्व कर रहे हैं। बस बदला क्या है, बदला है आपका जो डेल्टा टी एफ है। ए बी टू के केस में डेल्टा टी एफ आपका 2.3 है, और ए बी फोर के केस में डेल्टा टी एफ आपका 1.3 है, के एफ आपका 5.1, क्योंकि के एफ जो होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी, ये क्या सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करते हैं। इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम भाई यहां पे लिख लेते हैं। तो ये आ गया एम बी इक्वल्स डब्ल्यू बी इन 2000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। ये इक्वेशन बनी थी आपकी, हाँ जी, ये इक्वेशन बनी थी ना, एक बार वापस देख लो आप, ये इक्वेशन है ना। अब ये पहला वाला केस, केस वन, केस वन आपका ए बी टू के लिए है। ठीक है, ए बी टू के लिए यहां पे जो मोलर मास है वो होगा एम ए बी टू इक्वल्स डब्ल्यू बी कितना था भाई 1 इंटू 1000, डेल्टा टी एफ 2.3। ए बी टू के केस में डेल्टा टी एफ 2.3 था, और डब्ल्यू ए जो बेंजीन है हमारा उसका वेट है 20 ग्राम। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। एम ए बी टू क्या है, एम ए बी टू हमारा x प्लस टू वाई है, देखो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस टू वाई
इक्वल्स, इसको सॉल्व करके। ठीक, अब दूसरे केस के लिए, दूसरा केस कौन सा भाई हमारा, दूसरा केस है AB4 वाला। ठीक, AB4 में MAB4 होगा, समझ लो आप बात को। हमें दोनों केस में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट हमारे दो हैं, तो यहां पे 1 ही था वेट तो सॉल्यूट का दोनों केस में, इन 2000। डेल्टा TF कितना, AB2 के केस में 2.3 और AB4 के केस में 1.3 इंटू, और वेट ऑफ बेंजीन ये कितना था, MAB4 x प्लस 4y, ये देखो ये आया था हमारा। तो x प्लस 4y इक्वल्स, ये हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे मैं लिख देता हूं यहां पे, तो ये मैंने सॉल्व करके लिखा, x प्लस 2y इक्वल्स आया 110.87। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x प्लस 4y इक्वल्स 196.15, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे हम। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। हमने करना क्या है, हमने एटॉमिक मासेज ऑफ A एंड B निकालने हैं, जो कि हमने x और y कंसीडर किए हुए हैं। हमने इन दो इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व करना है, केवल ये हमारा टास्क रह जाता है। तो इक्वेशन 1 को आप इसके नीचे लिख दो, x प्लस 2y इक्वल्स 110.87। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है भाई, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। x से x कैंसिल आउट, ये आएगा आपका 2y इक्वल्स, ये 196.15 माइनस 110.87, ये आपका आता है 85.28। ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है 85.28। ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, जो y आएगा आपका, ये आएगा 85.28 डिवाइडेड बाय 2, और ये होगी आपकी 42.64। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 42.64 आ गई। अब y की वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो आप इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, यू विल गेट x प्लस 2 इंटू वाई। y कितना है भाई आपका 42.64 इक्वल्स 110.87। ये आ गया आपका x प्लस 2y कितना था 85.28, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, है ना। 2 इंटू 42.64 को मल्टीप्लाई करें 85.28 आएगा 110.87। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये बेटा ये आएगा 110.87 माइनस 85.28। तो जो x की वैल्यू है यहां पे इनको माइनस करके जो आएगी वो आएगी 25.59। ठीक है, ये x और y की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको ध्यान हो तो x और y ही हमारे A और B के एटॉमिक मास है। ठीक है, B की वैल्यू 42.64, ये देखो आप 42.64, A की वैल्यू 25.59, ये देखो। तो ये हमारे A और B के एटॉमिक मास आ गए। अगर वो कहता है AB2 AB4 के मोलर मास बताओ, तो x प्लस 2y x प्लस 4y हमारे पास इक्वेशन है, वहां से हम वो भी निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमको समझना ये है कि फॉर्मूला हमने किस तरह से यूज किया, किस तरह से हम क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। डेल्टा TF की वैल्यू, सॉरी KF की वैल्यू वहां पे गिवन है, डेल्टा TF की वैल्यू भी गिवन है, कई बार डेल्टा TF आपको निकालने के लिए कहता है। तो इस तरह से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां पे रखा है, जिसको आप बहुत बढ़िया से सॉल्व करेंगे, समझेंगे चीजों को, है ना। वीडियो में देखेंगे भी क्या चीजें बताई गई हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, ग्राफ की हेल्प से कैसे समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। इसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझाया हुआ, फॉर्मूला समझाया हुआ, वहां पे क्वेश्चन भी करवाया हुआ, क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिस के लिए, इसको करेंगे और ये इसका आंसर ही मैंने यहां लिखा हुआ है, ये आंसर आप लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।